मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर मराठा साम्राज्य जो था वो काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था, और इस मराठा साम्राज्य ने बहुत बार मुगलों को भी चुनौती दी, मुगल एम्पायर को भी चुनौती, जिससे मुगल भी डरते थे। आप सबको पता होगा बक्सर और प्लासी के युद्ध के समय जब फ्रांसीसी भारत में हुआ करते थे, तो उस समय बहुत बार जो मुगल थे वो मराठाओं से डर के फ्रांसीसियों से हाथ मिलाते थे या फिर अंग्रेजों से हाथ मिलाते थे। तो कुल मिला के मराठा साम्राज्य के अंदर एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य चल रहा था, लेकिन वो केवल सीमित कहाँ तक था? महाराष्ट्र तक सीमित था। साथ ही साथ वो जब भी किसी को जीतते थे तो वो जीत के वापस वो एरिया उसे ही दे देते थे और अपना माल वाल लूट के वापस अपने क्षेत्र में आ जाते थे। यानी कि उन्होंने कभी कब्जा नहीं किया, जैसे मुगल करते थे, जैसे अंग्रेज करते थे। इसलिए मराठा शक्तिशाली होने के बावजूद भी अपने ही क्षेत्र पर बने हुए थे, और अंग्रेज धीरे 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 अपने पैर आगे की ओर पसार रहे थे। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार अंग्रेज अपने रास्ते में से हर एक उस कांटे को हटा देते जो उनके आगे आता है। उन्होंने फ्रांसीसियों को हटा दिया आंग्ल कर्नाटक युद्ध के अंदर, उन्होंने प्लासी और बक्सर का युद्ध करके बंगाल को जीत लिया, और मुगल एम्पायर के शाह आलम द्वितीय को पेंशन दे दी। यानी कि इतने बड़े साम्राज्य को, मुगल एम्पायर को कोलैप्स करके खत्म कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर के अंदर शक्तिशाली साम्राज्य या शक्तिशाली लोग नहीं थे जो लीडर की भूमिका में आगे आ सके। इसी वजह से यह सब हुआ। उसके बाद की यदि बात की जाए तो बंगाल को जीतने के बाद अंग्रेज ये समझ चुके थे कि भारत में बड़ी आसानी से हम अगर सही रणनीति से आगे बढ़े तो न केवल यहां पर व्यापार कर सकते हैं बल्कि इस भारत पर राज भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने पैर आगे बढ़ाए और बंगाल में प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद वो मैसूर की ओर गए। मैसूर के अंदर वाडियार वंश के अंदर हैदर अली का शासन चल रहा था। उस शासन के अंदर भी जाकर वो आंग्ल मैसूर युद्ध करते। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में कल हमने चर्चा की थी, मतलब जब पहले क्लास हुई थी 2 दिन के पहले। अभी 2 दिन से क्लास नहीं हुई है ना, रक्षाबंधन था और संडे था। तो आंग्ल मैसूर में हैदर अली के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से निजाम की सहायता से, अंग्रेजों की सहायता से और मराठा की सहायता से टीपू सुल्तान और हैदर अली से लड़ाई की जाती है। तो उस समय भी मराठा बहुत ताकतवर हुए कि भाई हर कोई चाहता था कि मराठा उनके ग्रुप में रहे। तो आपने पहला आंग्ल मैसूर युद्ध देखा था जिसमें मराठा, निजाम और अंग्रेज आए थे, और मराठाओं को 34 लाख रुपए दे दिए गए थे हैदर अली की तरफ से, और संधि कर ली गई थी। फिर सेकंड बार फिर मराठा ने आक्रमण किया, किस पर? मैसूर पर। सेकंड युद्ध आपने देखा, तीसरा, चौथा युद्ध हुआ, और इन सब में यह पता चल चुका था कि मराठा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मराठा वास्तविकता में बहुत ताकतवर लोग हैं। मराठा के अंदर क्या सीन था? तो मराठा के अंदर पहले शिवाजी हुआ करते थे किसी जमाने में, शिवाजी के बाद संभाजी आते हैं, संभाजी के बाद शाहू जी आते हैं, और शाहू जी की सहायता करने के लिए उनके पेशवा होते हैं जिनका नाम होता है बालाजी विश्वनाथ। मराठाओं के अंदर पेशवा का शासन हुआ करता था, यानी कि राजा किंग तो होता था लेकिन उसकी सहायता के लिए जो व्यक्ति होता था वो पेशवा कहलाता था, और वो सबसे ताकतवर होता था। तो जितने भी ये शिवाजी, संभाजी, शाहू जी थे, इनके साथ एक एक व्यक्ति पेशवा होता था, और वो ही सलाहकार की भूमिका में होता था, वही सब कुछ करता था। अब जैसे जैसे मराठा एम्पायर कोलैप्स होने की स्थिति में आएगा, खत्म होने की स्थिति में आएगा, या फिर कहे कि राजा की भूमिका कम होने लगेगी, प्रधानमंत्री की भूमिका बढ़ने लगेगी, या यूं कहे कि पेशवा की भूमिका बढ़ने लगेगी, तो स्थिति थोड़ी सी अलग जाएगी। यानी कि पेशवाओं का शासन शुरू हो जाएगा। तो किंग से हटकर पेशवाओं का शासन चलेगा, क्योंकि पेशवाओं का इतना हस्तक्षेप था कि यह तक कहा जाता है कि किंग की कोई भूमिका मराठाओं के अंदर उसके बाद रही नहीं, पेशवा ही अपना शासन चलाते थे। तो हर व्यक्ति चाहता था कि वो पेशवा बने। तो पेशवा पहले व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाता था कि कौन पेशवा बनेगा, लेकिन बालाजी विश्वनाथ के बाद से यह परंपरा शुरू हुई कि जो पेशवा का बेटा होगा वही पेशवा बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। राजा चाहे कोई भी बने, राजा का बेटा राजा और पेशवा का बेटा पेशवा। यह समय शुरू हुआ बालाजी विश्वनाथ से, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ संभाजी के समय भी थे, साहू जी के समय भी थे, तो इनका ही बेटा जाके बाद में क्या बनना चाहिए? पेशवा बनना चाहिए। तो यही लड़ाई शुरू होती है पेशवा बनने की, और ये आंग्ल मराठा युद्ध की ओर आगे बढ़ती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि आंग्ल मराठा युद्ध भारत में शुरू कैसे हुए। तो लड़ाई क्या थी? पेशवा बनने की, और इसी पेशवा बनने की लड़ाई से शुरू होता है आंग्ल मराठा युद्ध का पूरा कहानी। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पेशवा थे, और बालाजी विश्वनाथ के जो बेटे हुए हैं वो हुए बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम के ऊपर ही पूरी की पूरी आपकी एक मूवी भी बना रखी है, ठीक है, सीते की चाल बाज की नजर वाली, आपने डायलॉग सुना होगा। यही बाजीराव प्रथम है। और बाजीराव प्रथम के फिर 2 बेटे हुए, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद जो पेशवा बना वो बाजीराव प्रथम बना, और बाजीराव जो प्रथम था उसके बाद पेशवा कौन बनेगा? उसका बेटा बनेगा। तो बाजीराव प्रथम के दो बेटे हो गए, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। तो अब किसे बनाया जाए? तो इसके पिताजी ने किसे बनाया? बाजीराव प्रथम ने किसे बनाया? बालाजी बाजीराव को बनाया। अब परंपरा ये शुरू हो गई है कि जो पेशवा होगा उसी का बेटा नेक्स्ट टाइम क्या बनेगा? पेशवा बनेगा। तो इधर जो रघुनाथ राव थे इनका कोई बेटा नहीं हुआ करता था सर, रघुनाथ राव का कोई बेटा नहीं होता था, इनका कोई भी संतान नहीं थी। और जब इनकी संतान नहीं थी, अब ये ना तो ये पेशवा बने ना अब इनकी संतान है तो ये पेशवा बन सकते हैं, क्योंकि पिताजी ने किसे बना दिया? बड़े भाई को बना दिया, बालाजी बाजीराव को बना दिया। अब इनके दिमाग में एक सीन ये चल रहा था कि भाई मैं पेशवा क्यों नहीं बना, या पेशवा मुझे क्यों नहीं बनाया? पहले तो मेरे पिताजी ने किसे पेशवा बना दिया? बड़े भाई को बना दिया, वहां तक तो ठीक था। अब जब मेरा बड़ा भाई खत्म हो जाएगा, मेरे बड़े भाई की डेथ हो जाएगी, उसके बाद तो मुझे पेशवा बनना चाहिए। लेकिन जो इनकी मंत्री परिषद थी जो इन्हें सलाह देती थी, किसे? पेशवा को। पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। तो इनको जो सलाह देती थी
वो मंत्री परिषद ये चाहती थी कि किसी भी हालत में रघुनाथ राव पेशवा ना बने। कौन पेशवा बने? बालाजी बाजीराव के बाद विश्वास राव पेशवा बने। और अगर विश्वास राव नहीं है तो माधव राव बने, और अगर माधव राव नहीं है तो नारायण राव बने, लेकिन रघुनाथ राव न बने। और इसी को लेकर इनकी पत्नी और इनके बीच क्या होता था? झगड़ा होता रहता था कि भाई तुम पेशवा नहीं बन सकते, तुमने क्या कर लिया, है ना, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे भाइयों को बना रहे हैं, तुम्हें नहीं बना रहे। इस तरह की कहानियां चलने लगी और ये व्यक्ति मेंटली टॉर्चर होने लगा, मेंटली टॉर्चर। और ये पृष्ठभूमि तैयार करने लगा कि किस प्रकार पेशवा बना जाए। कहा जाता है कि जब बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है, बालाजी बाजीराव खत्म हो जाते हैं, तो ये चाहता था कि मुझे बनाया जाए, लेकिन नियमों के अनुसार पेशवा का बेटा ही पेशवा बनता है, इसलिए विश्वास राव या माधव राव में से किसी को बनना था। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य जब युद्ध होता है तो विश्वास राव की डेथ हो जाती है। कुछ समय के बाद माधव राव की भी डेथ हो जाती है। ये दोनों भाई खत्म हो जाते हैं, बचता है केवल नारायण राव जो पेशवा बनना चाहता था, और इधर बचता है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव कहता था कि भाई मैं पेशवा बनूंगा, और इनकी जो मंत्री परिषद चाहती थी वो चाहती थी कि भाई कौन बने? नारायण राव बने, क्योंकि युद्ध में किसकी डेथ हो गई थी? माधव राव की हत्या कर दी गई। परिषद चाहती थी कि भाई तू पेशवा नहीं है। ये खुद कहता था कि मैं पेशवा हूं और मैं पेशवा वाले जो निर्णय है वो मैं खुद लूंगा, ठीक है। लेकिन मंत्री परिषद जो थी जिसमें नाना फडणवीस वगैरह सब लोग थे, वो चाहते थे कि भाई नारायण राव पेशवा बने। तो रघुनाथ राव ने क्या करा? इसने नारायण राव की हत्या करवा दी। ये जो नारायण राव बचा था, जो पेशवा बनने लायक था या पेशवा बनने के क्रम में इसका नंबर था, इस नारायण राव को ये मार देता है, खत्म कर देता है। और अब उसे पता चला कि भाई अब तो मेरे रास्ते में कोई नहीं है, क्योंकि पहले 3 बेटे थे तो तीनों मर गए, बाबूजी भी खत्म, अब अपन बचे, अपन बनेंगे पेशवा। और ये बन जाता है पेशवा। क्या बन जाता है? पेशवा बन जाता है। लेकिन इसकी जो मंत्री परिषद होती है, कैबिनेट परिषद जो होती है, वो इसको स्वीकार नहीं करती है कि भाई तू पेशवा है। वो कहते हैं कि भाई ये जो नारायण राव है, इस नारायण राव की पत्नी जो है वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, और उसी का बच्चा क्या बनेगा? उसी का बच्चा पेशवा बनेगा। तो नारायण राव का भी एक बच्चा होता है, छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना, अल्पवयस्क होता है। अल्पवयस्क का मतलब अभी बहुत छोटा है, अल्पवयस्क है। और ये खुद को पेशवा मान चुका है कि अपन ही पेशवा है, लेकिन जो मंत्री परिषद थी वो पेशवा इसको नहीं मानती थी। अब होता यह है कि जब इस प्रकार की कहानी आगे बढ़ती है तो इसकी मंत्री परिषद में नाना फडणवीस इनका नाम मिलता है, महादजी सिंधिया, सिंधिया राजघराना, और ये पूरा का पूरा इनकी जो सभा थी उसे 12 भाई सभा कहा जाता था, जो कैबिनेट मंत्री के स्तर के लोग होते थे जो पेशवा को सलाह देते थे। ये चाहते थे कि रघुनाथ राव जी आप जो है पेशवा नहीं बनोगे, नारायण राव का जो बेटा है वो भले ही छोटा हो लेकिन पेशवा तो वही बनेगा। और ये बात अखर गई किसको? रघुनाथ राव और उसकी पत्नी को। रघुनाथ राव ने कहा कि भाई जब तक पिताजी थे तब तक मैं कुछ नहीं बोला, जब तक आपने विश्वास राव पर बात की कि इसको बना देंगे तब तक भी मैंने कुछ नहीं बोला, माधव राव तक मैंने कुछ नहीं कहा, नारायण राव की हत्या कैसे हुई मुझे भी नहीं पता, मारा इसी ने था, इसी ने मरवाया था, लेकिन बताया नहीं, तब तक मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज तुम कह रहे हो छोटे से बच्चे को हम पेशवा बनाएंगे और तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और कहा जाता है कि रघुनाथ राव इसी बात से नाराज हो जाता है, और नाराज होकर कहता है कि भाई मैं खुद पेशवा हूं और अपने निर्णय अब मैं खुद कर सकता हूं, इसलिए मुझे मंत्री परिषद की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी मंत्री परिषद कुछ भी सलाह दे मैं अभी संधि कर लूंगा और तुम्हारे खिलाफ अंग्रेजों को खड़ा कर दूंगा। और इसी बात को लेकर रघुनाथ राव क्या करता है? अंग्रेजों से मिल जाता है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अंग्रेज अपनी 2 जगह पर शासन व्यवस्था चला रहे थे। एक तो इनका कोलकाता के अंदर मुख्य कार्यालय हुआ करता था, कलकत्ता इसे आप कहते हो, है ना, कलकत्ता के अंदर इसका मुख्य कार्यालय हुआ करता था। और एक इसका जो कार्यालय हुआ करता था वो मद्रास में छोटा कार्यालय हुआ करता था, और एक हुआ करता था मुंबई में। एक का हुआ करता था मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर। और यहीं पर आपका क्या था? मराठा साम्राज्य था, यहाँ पे था महाराष्ट्र, और यहीं पर मराठा साम्राज्य भी चल रहा था। तो यहाँ पे इनका बोस बैठता था, गवर्नर बैठता था, और जो यहाँ पर 1773 के एक्ट के द्वारा जो गवर्नर बैठता था वही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल भी कहलाता था। यानी कि अंग्रेजों का सबसे प्रमुख बोस कहां बैठा है? कलकत्ता में। ये कलकत्ता है, इस कलकत्ता के अंदर इनका प्रमुख बोस बैठता है, और 2 छोटे छोटे साम्राज्य इसने मुंबई में और मद्रास में बना रखे। तो यहां जो व्यक्ति बैठता है वो इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, और यहाँ पे एक छोटा व्यक्ति बैठता है, उसके पास इतनी पावर नहीं है, इतनी शक्तियां नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति वाला व्यक्ति है। अब रघुनाथ राव ने क्या करा? ये जो मुंबई वाला व्यक्ति है इससे हाथ मिला लिया, मान लो मराठा है यहाँ पे, और रघुनाथ राव गया, और रघुनाथ राव ने क्या करा? मुंबई के अंदर जाकर अंग्रेजों से मुलाकात की। अंग्रेजों ने पूछा भाई कहां से आए हो तुम, कैप वेप लगा रखी, टोपी ओपी पहन के। पहले तो गेट कीपर ने जाने नहीं दिया अंदर, फिर कहा गेट कीपर से कि भाई अंदर जाके बोलो कि पेशवा है, पेशवा रघुनाथ राव मराठा साम्राज्य के पेशवा पधारे। और फिर अंग्रेज के जो गेट कीपर थे वो अंग्रेजों से जाकर इनके गवर्नर से कहते हैं, जो मुंबई का गवर्नर था, क्षेत्रीय कार्यालय था मुंबई में, मेन कार्यालय यहाँ है, याद रखिएगा। अभी कहानी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ बाद में काम आएगा चीज। जब अंदर जाता है तो उसको बिठाया जाता है कि आओ पेशवा साहब क्या दिक्कत है, हमने सुना है आपके यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं यार पेशवा बनने के लिए, और हमने सुना है कि आपको बनने नहीं दे रहे। रघुनाथ राव कहता कौन कह रहा नहीं बनने दे रहे, मैं बन गया हूँ और मैं ही पेशवा हूँ, और आप मेरे पड़ोस में रहते हो, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया, संधि करने आया। अंग्रेज कहते बताओ क्या संधि करना है? बोले कि मैं ना अपनी मंत्री परिषद के विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और उसमें मुझे आपका साथ चाहिए।
क्योंकि मुझे ये लगता है कि भविष्य में कभी ना कभी मेरे पद से मुझे हटाने के लिए ये मंत्रिपरिषद हटा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारी मदद करें। और पेशवा जो रघुनाथ राव था, इस पेशवा रघुनाथ राव ने क्या करा, अंग्रेज का हाथ मिला लिया, अंग्रेजों से संधि कर ली। किसके विरुद्ध संधि की, किसको लड़ाई करने के लिए संधि की? तो मंत्रिपरिषद या जो नाना फडणवीस वगैरह थे, महादजी सिंधिया थे, उनसे। महादजी सिंधिया, सिंधिया राजवंश था। देखो मराठा एम्पायर यहां चल रहा है, तो मराठा में ग्वालियर में सिंधिया चल रहा है, ये भी मराठा है, इनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पोस्ट कहां बैठता था? महाराष्ट्र में। छोटे छोटे राजा कहां बिठा रखे थे? बड़ौदा में, ग्वालियर में, इंदौर में। ठीक है, तो इधर ये थे, इंदौर में होलकर बिठा दिया था, होलकर। इधर गायकवाड़ और भोसले, गुजरात वाला इलाका, बड़ौदा और नागपुर, गायकवाड़ और भोसले। ठीक है, तो नागपुर और इसमें भी इनका साम्राज्य हुआ करता था, किसका? मराठाओं का। लेकिन वहां इनके क्षेत्रीय मुख्यालय थे, अर्थात मेन राजा कहां बैठता था? महाराष्ट्र में। जबकि ग्वालियर में सिंधिया बैठता था, सिंधिया राजवंश बैठता था, नागपुर में भोसले बैठते थे, और बड़ौदा में गायकवाड़ बैठते थे, और इंदौर में होलकर बैठते थे। ये सब मराठा साम्राज्य के अंदर ही आता था। अब ये इससे मदद मांगता है और अंग्रेज हाँ कर देते, ये वाला व्यक्ति हाँ कर देता है, मुंबई वाला, कि भाई ठीक है रघुनाथ जी, हम आपके साथ हैं, हम आपके ही क्षेत्र में रहते हैं, और अगर हमें अच्छा बनना है आगे तो मराठाओं का साथ तो चाहिएगा, और पेशवा का साथ मिल जाए तो बात ही बन जाए। अब ये खुद पेशवा है, इसलिए अंग्रेज हाथ मिला लेते। किसके विरुद्ध मिलाते? नाना फडणवीस और इनकी पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। अब आगे की कहानी ऐसे चलती है कि नाना फडणवीस वगैरह को पता चलता है कि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने हाथ मिला लिया किससे? अंग्रेजों से। और अंग्रेजों से जो संधि कर ली वो सूरत की संधि कर ली है, तो भाई सूरत वाला जो इलाका है वो आपका रहेगा, बाकी इलाका हमारा रहेगा, और इस बदले आप हमारी क्या करेंगे? मदद करेंगे। और अंग्रेज हाँ कर देते हैं। अब इसी बीच क्या होता है, जितने भी ये मंत्रिपरिषद वाले होते हैं ये पहुंच जाते हैं कोलकाता, जिसके विरुद्ध इसने संधि की। उन्हें पता चल जाता है कि अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। किस अंग्रेज से मिला है? मुंबई वाले से। और ये सब एयरपोर्ट के द्वारा, एयरपोर्ट होगा उस समय? नहीं होगा, जैसे भी गए हो कोलकाता पहुंचते। कोलकाता पहुंच के कोलकाता का जो गवर्नर था वो पूछता है भाई क्या दिक्कत है? बोले हम मराठा साम्राज्य से आए हैं और वहां की मंत्रिपरिषद है हम सब लोग, और होने वाले पेशवा हैं, ऐसा कहते हैं। उन्हें यह कहानी नहीं पता थी, नीचे वाली क्या कहानी चल रही है, बंगाल के गवर्नर जनरल को नहीं पता था। उसको पूरी कहानी बताई जाती है कि भाई आपने दो आपके मुर्गे बिठा रखे हैं, एक मुंबई में बिठा रखा है, एक मद्रास में बिठा रखा है। गवर्नर जनरल कहता हाँ बिल्कुल बिठा रखा है ताकि हमारी सहायता होती रहे। तो पूछते अच्छा आप बताओ कि आप बड़े हो कि वो दोनों बड़े हैं? ऐसा कौन पूछ रहा है? मंत्रिपरिषद पूछ रही है बंगाल के गवर्नर जनरल से। तो उसने कहा ऑब्वियसली मैं बड़ा हूं, मैं बॉस हूं, ये दोनों हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बोले हमें लगा आप ये बड़ा है मुंबई वाला। बोले ऐसा क्यों लगा आपको? बोले इसलिए लगा कि हमारा जो पेशवा रघुनाथ राव है, जो अभी पेशवा बना भी नहीं है, उसने संधि कर ली इनसे, सूरत की संधि। तुम्हें नहीं पता क्या? मैं कहता नहीं पता हमें। इसका मतलब तो ये बड़ा हुआ, संधि तो ये कर रहा है। जब अंग्रेज साम्राज्य तो आपके हाथ में है पूरा भारत का, तो संधि तो आपको करनी चाहिए थी, ये कैसे आगे चल रहा है आपसे? इसने पूरी रिपोर्ट निकाली कि हाँ भाई संधि हुई है। और ये मंत्रिपरिषद से कहता डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसके द्वारा जो संधि की गई उस संधि का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं मान लो, इस साम्राज्य का प्रधानमंत्री हूं, तो मेरी सील और साइन से जो संधि होगी वही वैलिड होगी। इसके द्वारा जो संधि सील साइन हुआ है वो वैलिड नहीं। तो ये जो सूरत की संधि की गई है अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच, अंग्रेज मतलब कौन सा अंग्रेज? मुंबई वाला अंग्रेज है ना, मुंबई अंग्रेज है ये, और रघुनाथ राव, यह संधि इनवैलिड है। इसके बाद जो संधि मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं मंत्रिपरिषद और आपके कलकत्ता या बंगाल के गवर्नर जनरल के मध्य, वो वैलिड रहेगी, बाकी इनवैलिड रहेगी। तो आगे जाकर क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग्स बैठता है कोलकाता के अंदर, वारेन हेस्टिंग्स होता है उस समय, तो वारेन हेस्टिंग्स और नाना फडणवीस के बीच संधि हो जाती है, पुरंदर की संधि। और ये जो पुरंदर की संधि होती है, ये पुरंदर की संधि के द्वारा सूरत की संधि को खत्म कर दिया जाता है। ये आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध की बात चल रही है, और ये जो पुरंदर की संधि है, इस पुरंदर की संधि के द्वारा सूरत की संधि खत्म, रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पाएगा, रघुनाथ राव का पूरा कहानी यहां पे खत्म होगा। मानी कि रघुनाथ राव पेशवा बनते बनते रह गया, क्योंकि सूरत की संधि खत्म हो गई, पुरंदर की संधि शुरू हो गई, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स मुख्य रूप से अब किसका दोस्त बन गया? मंत्रिपरिषद का। और इसकी संधि क्यों रद्द हो गई? क्योंकि एक छोटा सा कार्यालय है, और इस कार्यालय के अंदर जाके अंग्रेजों से इसने मदद ली, तो इसने कह दिया कि भाई मैं बड़ा हूं, मैं बॉस हूं, तो मैं जो कहूंगा वो होगा, मुंबई वाला जो कहेगा वो नहीं होगा। इसलिए ये जो संधि हुई थी सूरत की संधि, ये खत्म मानी गई। लेकिन रघुनाथ राव यहां पर चुप रहने वाला नहीं था। रघुनाथ राव ने क्या करा? रघुनाथ राव ने जब घर आया और घर आके अपनी पत्नी को मुंह दिखाया, तो पत्नी ने पूछा कि भाई हो गया काम? आप गए थे मुंबई मिलने के लिए, संधि हुई कि नहीं हुई? कुछ नहीं बोल रहा भाई रघुनाथ राव, रोने जैसी शक्ल बना दी पूरी। बोले कुछ बताओगे बिटिया के पापा, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? बोले यार सब बर्बाद हो गया, अब तू बैग पैक कर, अपने को निकलना पड़ेगा यहाँ से। बोले क्या हुआ? पूरी कहानी समझाता है कि मैं मुंबई गया, मुंबई के अंदर गवर्नर से जाके मैंने कहा कि मैं पेशवा हूँ मराठा साम्राज्य का, हाथ मिलाया, संधि भी हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, आईडी कार्ड भी दिखा दिया, सब बन गया, मुझे मान्यता भी मिल गई कि हाँ तुम ही पेशवा हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और मेरे साथ सूरत की संधि भी हो गई। सारी कहानियां बढ़िया चल रही थी। फिर क्या हुआ? बोले फिर वो नाना फडणवीस वगैरह उन्होंने टांग अड़ा दी। बोले मैं उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेजों की मदद लेने गया था, और वो सीधे पहुंच गए कहाँ? यहाँ से लगा के कलकत्ता पहुंच गए, यहाँ से कलकत्ता पहुंच गए।
और कलकत्ता जाके वारेन हेस्टिंग्स से बोल दिया कि इसकी क्या वैल्यू जो संधि कर ली, बड़े तो तुम हो, तुम्हारी वैल्यू होगी, तो मेरी सूरत की संधि रद्द करवा दी और उनकी पुरंदर की संधि हो गई। यानी कि नाना फडणवीस के साथ अब मुख्य अंग्रेज हो गए और ये मुंबई वाला बेचारा खत्म हो गया, क्योंकि ये तो छोटा था, तो ये इसको तो ऊपर की बात मानना ही पड़ेगी। तो ऐसा हुआ। इसकी पत्नी नाराज हुई। इसकी पत्नी ने कहा कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला, ना तो तुम्हारे बच्चे हैं, ना तुम राजपाट ले सकते हो, ना तुम कभी जीवन में पेशवा बन सकते। रोज ताने पढ़ते रहे भाई को, रघुनाथ राव को। इसने ठान लिया था कि जीवन में एक दिन तो पेशवा बनना है यार, उद्देश्य इतना बड़ा रखो, इसको हासिल करके ही काम हो। इसने कहा कुछ भी करना पड़े पर पेशवा तो मैं बन के रहूंगा। इसने एक और दिमाग लगाया। इसकी पत्नी ने कहा कि तुम किसके पास गए थे संधि करने? इसकी पत्नी ने कहा मैं गया था, इसने कहा मैं गया था मुंबई। बोले मुंबई में कौन बैठता है, अंग्रेज का कौन व्यक्ति बैठता है? इसने नाम बताया, फलाना व्यक्ति बैठता है। बोले उसकी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि वो एक संधि कर सके। बोले यार ऐसी बात मत कर, उसके ऊपर भी एक बोझ बैठता है तो वो तो उसकी बात मानेगा ना, वो तो उसकी नौकरी करता है। बोले नहीं, फिर क्या मतलब उसको मुंबई में बिठाने से? मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको तो चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, है ना। ये तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई कि भाई तूने कोई संधि की और तेरे ही वाले तेरी बात नहीं मान रहे। मतलब तेरा मामला कुछ है नहीं, तेरे को तो ऐसे ही मुर्गी बना के बिठा रखा है, तेरी कोई बात मानेगा नहीं, तेरे द्वारा कोई कागज डॉक्यूमेंट साइन कर दिया गया, उसकी कोई वैल्यू है नहीं। रघुनाथ राव ने कहा कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ये तो उनका घर का मामला है अंग्रेजों के, कि वो किसकी बात माने किसकी न माने। बोले यही तो मैं आपको समझा रही हूँ, ये बात उसको जाके बोलो, उसके कान में डालो बात कि तेरे में दम नहीं है, तेरे द्वारा सूरत की संधि जो की गई उसको तेरे ही लोगों ने रद्द कर दिया, मतलब तू कुछ नहीं कर सकता। अब इस व्यक्ति को जाके यही बात बोली गई किसके द्वारा? रघुनाथ राव के द्वारा। और यही बात इसके पल्ले पड़ गई, रघुनाथ राव के, अंग्रेज के, मुंबई वाले के। कहा कि मैं आज सुबह ही फ्लाइट पकड़ता हूं और मैं जाता हूं इंग्लैंड और महारानी से मिलूंगा और महारानी से मिलकर परमिशन लेकर आऊंगा कि महारानी आप बताइए कि ये बड़ा कि मैं बड़ा। ये पहुंचता है इंग्लैंड और इंग्लैंड जाकर वहां के जो किंग थे, रानी थी, उससे मिलता है, बताता है कि मैं मुंबई से आया हूं, पूरी कहानी बताता है कि मैंने एक संधि की थी, तो रानी जी आप बताइए कि क्या आपने मुझे ऐसे ही बना रखा है, क्या आपने मुझे शक्तियां नहीं दे रखी हो? तो रानी कहती है कि आपके पास प्रॉपर शक्ति है, जितनी इसके पास है उतनी आपके पास भी है। तो बोले ये तो हमें बोलता है वारेन हेस्टिंग्स के तुम्हारे पास कोई शक्ति वक्ति नहीं है। बोले तुम जो चाहो वो करो, जाओ, मेरी परमिशन है, वो लिख के दे देती वहां से, इंग्लैंड से। और ये भाई यहाँ पे आ जाता है और यही काम हो जाता है रघुनाथ राव के साथ। रघुनाथ राव की जो संधि थी वो वैलिड करार हो जाती है कि भाई जो आपने संधि की होगी वो अब क्या है, वैलिड है। तो मुंबई का जो गवर्नर जनरल होता है ये इंग्लैंड जाता है और ये जो पुरंदर की संधि है इसको रद्द करवा देता है। कहां जाके? इंग्लैंड जाके, कि भाई अब इनकी ही लड़ाई शुरू हो गई, इंग्लैंड अंग्रेज की, कि भाई तू बॉस के मैं बॉस, ये लड़ाई शुरू। तो पहले सूरत की संधि रद्द हुई किसकी वजह से? वारेन हेस्टिंग्स की वजह से। अब जो वारेन हेस्टिंग्स ने पुरंदर की संधि की थी वो भी रद्द कहां हो गई? जाके इंग्लैंड में जाके, खत्म, खल्लास। और जब ये कहानी खत्म हुई तो यहां पर युद्ध शुरू होता है और फिर अंग्रेजों और इनकी जो संधि होती है वो होती है बड़गांव की संधि और सालबाई की संधि। किसकी किसकी संधि हुई? आपके मराठाओं की और इनकी। मराठा में नाना फडणवीस। अब नाना फडणवीस को पता चल गया है कि अंग्रेज का ये जो मुंबई वाला गवर्नर है शक्तिशाली बन गया है, ये इंग्लैंड से परमिशन लेकर आ गया, तो अपना काम तो बिगाड़ सकता है। तो ये जितनी भी मंत्री परिषद थी, इस पूरी मंत्री परिषद ने हाथ मिला लिया किससे? मुंबई वाले से। और मुंबई वाले से कहा कि भाई आप हमसे संधि कर लीजिए, हम पेशवा बनाने को तैयार है रघुनाथ राव को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रघुनाथ राव अगर पेशवा बन जाएगा तो हम इसके साथ है, ये जैसा चाहेगा वैसा हम करने को तैयार है। लेकिन जो इंदौर का होलकर वंश था, इस होलकर वंश के अंदर एक व्यक्ति का नाम आता है यशवंत राव होलकर। वो राजी नहीं था, वो नहीं चाहता था कि रघुनाथ राव पेशवा बने और वो ये नहीं चाहता था कि आगे जाके कहानी पलटे। अब हुआ क्या? रघुनाथ राव पेशवा बने, संधि हुई और ये पूरा का पूरा जो साम्राज्य है ये आगे बढ़ने लगा। अब ये जब आगे बढ़ता है तो दो संधि होती है, बाद में इनके डेट वगैरह भी मैं आपको एक पेपर पे दे दूंगा, बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि। तो मुंबई का गवर्नर जनरल मिल गया, नाना फडणवीस से युद्ध हुआ क्योंकि रघुनाथ राव साथ के मिल गया था रघुनाथ राव के साथ। तो बड़गांव की संधि कर ली नाना फडणवीस ने, भाई हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम इनके साथ हैं। अब क्या हुआ? इसी बात से नाराज हो गया वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स कहते हैं यार तुम दो मुंह वाले लोग हो, कभी कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे आके कहते हो वारेन हेस्टिंग्स कहता है ऐसा, और कभी तुम कहते हो हम मुंबई वाले के साथ है, तो ये क्या पिक्चर लगा रखी है? मतलब तुम भी मानते हो कि मुंबई वाला बड़ा है, मैं छोटा हूं। और इसी बात से को नाराज हो जाता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बेटा अब हमसे लड़ो तुम। तो वारेन हेस्टिंग्स में बंगाल के गवर्नर जनरल क्या करता है? हमला कर देता है नाना फडणवीस के ऊपर। क्यों कर देता है हमला? क्योंकि अब नाना फडणवीस ये चाहता था कि भाई मुंबई हमारे साथ हो। अब बंगाल के गवर्नर जनरल के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई। बंगाल का गवर्नर जनरल कहता है भाई अपना काम खत्म करवा दिया इन्हें, तो ये तो किसको बोस मान रहे हैं? मुंबई के गवर्नर जनरल को। तो नाना फडणवीस जो अपने से मिलने आया था पहले और अपने से इसने संधि की थी पुरंदर की संधि, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और यही बात की वजह से बंगाल का गवर्नर जनरल नाना फडणवीस के खिलाफ क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है, उसके सामने आकर लड़ाई शुरू कर देता है। अब नाना फडणवीस किससे मदद मांगता है? मुंबई के गवर्नर से। तो मुंबई का गवर्नर नाना फडणवीस और राघोबा रघुनाथ राव, और इनके खिलाफ होते हैं कौन? अंग्रेज। कौन से अंग्रेज? कलकत्ता वाले अंग्रेज।
और ये युद्ध होता है, और ये युद्ध समाप्त होता है अंग्रेज की हार के साथ, क्योंकि अंग्रेज इसमें हार जाते हैं, ये तीनों जीत जाते हैं, क्योंकि इसकी भी सेना है, इसकी भी सेना, और मुंबई का गवर्नर।